अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। आज के वीडियो के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है वो आज जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट की, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या समाअत हुई है, उस समाअत में क्या क्या बातचीत हुई है, आगे क्या होने जा रहा है और इस केस का फाइनली क्या फैसला होगा। ये सब कुछ आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि इस केस में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी मैं आप लोगों को उस डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो आगाह करती रहूंगी। तो चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आपको आज की समाअत का अहवाल बताती हूँ और ये बताऊंगी कि अब आगे क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले इस वक्त तमाम फैसला, तमाम चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मेरे पास मौजूद हैं और सारी चीज़ें जो है उनका अहवाल जो है वो मैं आपको रीड करके बताऊंगी ताकि कोई भी ऐसा इबहम ना हो जो आप लोगों के जहन में रह जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दुआ ज़हरा के वालिदैन ने एक दरख्वास्त दायर की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वो इस चीज़ को लेकर क्लेम कर रहे हैं कि उनको पहले तक तो ये डाउट था कि उनकी बेटी जो है वो अगवा हुई है। वो डाउट उन्हें क्यों था? क्योंकि यही वो झूठे यूट्यूबर्स थे जो दिन रात उनको एक अजीब से हिजान में मुब्तला किए हुए थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जब दायर की गई है दुआ ज़हरा के वालिदैन की तरफ से, तो फिर उन्होंने दुआ ज़हरा जो है उन्होंने उस दरख्वास्त के अंदर क्या लिखा है ये मैं आपको उसका मतन बता देती हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त के अंदर ये लिखा गया है कि उनकी जो बेटी है यानी कि दुआ ज़हरा, उसकी उम्र जो है वो बहुत कम है। दूसरे नंबर पे जो उस दरख्वास्त के अंदर आवाज़ उठाई गई है वो उठाई गई है, जैसे कि आप तमाम लोग भी ये बात पूछते रहते हैं, कि उसकी उम्र जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर 14 साल है लेकिन उसके मेडिकल के मुताबिक उसकी उम्र जो है वो 17 साल आती है। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि कुछ लोग कहते हैं वो 16.5 साल की बनती है, कुछ लोग कहते हैं वो 16 साल की बनती है, कुछ लोग कहते हैं वो 17 साल की कैसे बनती है जबकि उनकी शादी को इतना अरसा गुजरा है, तो उसको 16 या 16.5 साल का आना चाहिए, वो 17 साल की कैसे आती है। इस हवाले से जब मैंने कानूनी माहिरीन से बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब मेडिकल टेस्ट आता है तो मेडिकल टेस्ट में जो आपकी ओरिजिनल उम्र है उससे तकरीबन 1 साल ऊपर आती है। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई थी कि जब हड्डियों का टेस्ट किया जाता है तो हड्डियां जो हैं वो बच्चे की उस वक्त बनना शुरू हो जाती हैं जब वो अपनी माँ के शिकम में होता है। इसीलिए वो जो टेस्ट होता है उसमें 1 साल उम्र आपकी ऊपर या नीचे आती ही आती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये दरख्वास्त दायर की गई तो सबसे बड़ी जो चीज़ है जो लॉयर्स की तरफ से उठाई गई, ठीक है जी, वो उनका हक बनता है, लेकिन इसका फैसला मैं आप आवाम पे छोड़ूंगी। कहा यह गया उस दरख्वास्त के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के को दी गई है कि जी इंटरव्यू हमारी जो बेटी है यानी कि दुआ ज़हरा, उसका इंटरव्यू करने से रोका जाए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि वो लोग जो कल से वो झूठे यूट्यूबर्स और ख़ासतौर पे कुछ लॉयर्स आपको गुमराह कर रहे थे, और गुमराह क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो इंटरव्यूअर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लग चुकी है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कीजिए कि कौन सी पाबंदी लगी है, कौन सा कानून है जो किसी इंसान को उसका इंटरव्यू लेने से रोक सकता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगला वाला वीडियो जो हो उसमें मैं आपको इंटरव्यू लेते दिखाई दूँ, हो सकता है कि मैं आप तक हकाइक लेकर आऊँ। लेकिन अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि वो माँ बाप जो बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी बेटी को लेकर, वो माँ बाप जो इस परेशानी में हो कि उनकी बेटी खुदा न खास्ता किसी गैंग के कब्जे में है, अगर उसके इंटरव्यू सामने आए या वो वोकल हो जाए या वो अपने दिल की बात सामने आकर कहे, तो फिर आप सोचे कि उस पे उनको खुश होना चाहिए कि ठीक है हमारी बेटी किसी गैंग के कब्जे में नहीं है और वो खुद अपनी मर्जी से सब कुछ कह रही है, लेकिन अदालत से रजू किया जाता है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि उनको मना किया जाए कि वो इंटरव्यू ना दें। अब यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है कि क्या अदालत ये फैसला देगी कि वो इंटरव्यू ना दें? क्योंकि अदालत का मुझे नहीं लगता कि ये काम होता है कि वो किसी को इंटरव्यू देने से रोके। बहरहाल जब हमारा दिल चाहेगा, जब हमें महसूस होगा, हम इंटरव्यू भी करेंगे और जब हमें महसूस होगा कि उनका नैरेटिव सामने आए तो वो भी सामने आएगा। लेकिन यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करती जाऊँ कि अगर अदालत हमें मना करती है, जो कि वो नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो फिर भी हमें मना करती है तो हम उनका एहतराम करेंगे। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि हम अदालतों का एहतराम ना करें, जुडिशरी का जो है वो एहतराम ना करें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उसी दरख्वास्त के अंदर दुआ ज़हरा के वालिदैन की तरफ से कुछ खदशात का इजहार किया गया है। जैसे कि एक खदशा मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू देने से मना करने की बात की गई है, सिर्फ इस्तदा की गई है, दरख्वास्त की गई है। और दूसरी तरफ यह है कि कहा यह गया है कि उनकी बेटी जो है वो कम उम्र है और डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14 साल उसकी उम्र आ रही है, लेकिन मेडिकल में उसकी उम्र जो है वो
17 साल आ रही है। इस हवाले से उनके वालिद ने ये भी खदशात का इजहार किया है कि उनकी बेटी को बैरून मुल्क ना ले जाया जाए। तो मैं मेहदी काज़मी साहब से यही कहूँगी कि जो लोग उनको इस बात पे भी बेवकूफ़ बना रहे हैं तो बराए मेहरबानी वो बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली का कहीं भी अब्रॉड जाने का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनकी फैमिली के तमाम अफराद जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन हैं, और इस लिहाज से ये बातें करना जो है वो बिल्कुल मन घड़त हैं, और उनके पास तो अभी उनके कागजात भी नहीं है कि वो कहीं बाहर जा सकें। इसलिए सिर्फ यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ बनाने के लिए इस तरह की बराए मेहरबानी जो लोग जान अंगेज़ी जो है ना, है जान में बर्पा किया हुआ पूरी कौम को, इस तरह की चीज़ों से बाज आ जाएं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि उसी दरख्वास्त के अंदर जो है वो ये भी कहा गया है दोबारा से कि दुआ ज़हरा को बाहर के मुल्क जाने से रोका जाए। दरअसल ये बात क्यों हो रही है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये डर है, खौफ है कि कहीं वो असाइलम ना ले लें। तो भाई वो कोई असाइलम नहीं लेने जा रहे, जो मेरे ज़राए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो यहीं पर रहेंगे, फेस करेंगे चीज़ों को, और जो है अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जैसे वो अभी भी गुजार रहे हैं, जैसे कि मैं उनके घर पे देख कर आई हूँ, उसी तरह से गुजारने का इरादा है। और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, ये बात मैं मेहदी काज़मी के लिए कर रही हूँ। ज़ाहिर बात है एक बाप जो होता है वो अपनी बेटी के लिए परेशान होता है। तो सर, अगर आपको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स, तो आप काइंडली उनकी बातों में ना आएँ, हकीकत के ऊपर आप ध्यान दें। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के फैसले को, जैसे कि हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा और ज़हीर के हक में फ़ैसला दिया था, लड़की की स्टेटमेंट के मुताबिक दिया था, जिसमें लड़की ने कहा था वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है, उसी को उन्होंने चैलेंज किया है, और इसके ऊपर दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत है वो फिर से कल होगी। सिंध हाई कोर्ट का फैसला जो 8 जून को आया था, उसको दुआ ज़हरा के वालिद ने दरख्वास्त के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, उसमें उन्होंने जो बुनियाद बनाई है वो बनाई है जी मेडिकल टेस्ट। बात फिर वही आ रही है बार बार, मेडिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट। मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने फिर से लिखा कि दुआ ज़हरा की उम्र 17 साल कैसे बताई गई है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है। और इसके बाद फाइनली जो फैसला है वो अदालत ने करना है। नादरा का रिकॉर्ड, तालीमी असनाद और उसके मुताबिक दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 14 साल है, दरख्वास्त में ये कहा गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पुलिस की तरफ। पुलिस ने, मैंने आपको बताया था कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी चालान जमा करवाया था। उस चालान के मुताबिक पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट जमा कराई थी वो सी कैटेगरी में जमा करवाई थी। यानी इसका मतलब ये होता है सी कैटेगरी का कि ये केस बनता ही नहीं है, ये केस बिल्कुल बोगस है। एक लड़की ने अपनी घर से अपनी मर्जी से फरार होकर शादी की है, और उसमें जो झगड़ा था वो दरअसल 2 घरों का था, यानी एक घर का लड़का एक घर की लड़की। इसमें किसी किस्म का कोई गैंग, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई एनजीओ, कोई इंटरनेशनल माफिया या किसी किस्म का भी कुछ भी शामिल नहीं है। ये पुलिस की अपनी फाइंडिंग भी, अपनी रिपोर्ट भी है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फैसला आ चुका है, सिंध हाई कोर्ट के अंदर फैसला आ चुका है। तो इदारे जो हैं वो कभी भी इस तरह की रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकते, खुदा ना खास्ता जिस तरह के कुछ यूट्यूबर्स बैठकर बहुत ही बुरी लैंग्वेज अदलिया के बारे में, अपने इदारों की तस्हीक के बारे में इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। एक हाई प्रोफाइल केस है, हालांकि अगर इस तरह के केसेस का जायज़ा लिया जाए तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह के केसेस के ऊपर सुनवाई नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद उनके वालिदैन की तसल्ली के लिए 3 रुकनी बेंच भी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कबूल भी किया है, समातें भी हो रही हैं। इसके बावजूद अगर जुडिशरी के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो फिर मेरा ख्याल है उसकी उंगली काट देनी चाहिए। यानी इस हद तक हमारे जो पाकिस्तानी कुछ ऐसे इमोशनल फूल हैं जो कि कानून को नहीं मान रहे, जो कि आइन को नहीं मान रहे, जो शरीयत को नहीं मान रहे, जो हर बात पे उंगली उठाते चले जा रहे हैं, तो उनको थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और सच्चाई के साथ चीज़ों का सामना करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के अंदर ये भी दरख्वास्त के अंदर उनके वालिदैन की तरफ से उंगली उठाई गई है कि खामी है, यानी कि वो इस चीज़ को नहीं मानते। और उसके बाद मैं अब आपको बता दूं कि आइंदा हफ्ते दरख्वास्त की समाअत जो है वो मुतवक्के है। पहले कहा जा रहा था कि कल समाअत मुतवक्के है, और अब जो है ये अगले हफ्ते मुतवक्के है। जैसे कि आप लोगों को सामने डॉक्यूमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं फैसला, और ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आइंदा फैसला होगा क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये चीज़ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून, आइन और शरीयत के मुताबिक ही फैसला करना होता है। कोई भी जो जज साहिबान होते हैं वो अपने ऊपर लेकर किसी चीज़ का फैसला ऐसे ही नहीं सुना देते। वो जो लॉ होता है, जो उसके अकॉर्डिंगली कानून होता है, उसी के हवाले से वो अपना जो
फैसला होता है वो जारी करते हैं। और इस केस के ऊपर तो आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो जमी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट, शफीक बलोच साहब। और इनको मैंने इसलिए लाइन पे लिया है कि जब भी राय खुरम साहब से मैं नैरेटिव लेती हूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे उंगलियां उठाते हैं कि जी वो तो उनके वकील हैं, तो उनके वकील से आप ना पूछें। तो हम एक न्यूट्रल जो एडवोकेट हैं उनसे पूछते हैं कि दुआ ज़ारा केस का अब आगे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है और कहा जा रहा है कि हम अदालत के इस फैसले को नहीं मानते, जो कि उनका इस्तेहकाक है, वो चाहें तो नहीं मान सकते। लेकिन आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है? आपको क्या लगता है कि इस केस का अब आगे क्या फैसला आएगा? क्योंकि आप तो इस तरह के हज़ारों केसेस लड़ चुके हैं, तो इस केस को आप किस तनाजुर में देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट उस केस की हेयरिंग करती है तो एक बात आप याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट वफाकी और सूबाई तमाम कवानीन की पर नज़र भी रखती है और उनका एहतराम भी करती है। ये कानून काफ़ी अरसे से है पंजाब में, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। असल में तो ये बहुत पुराना कानून है, लेकिन ये अमेंडमेंट आई थी। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत पंजाब में लड़की की शादी की उम्र है 16 साल। सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में है, यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट में सैकड़ों केसेस हो रहे हैं और कई केसेस हाई कोर्ट तक पहुँचते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये पेशेन गोई कर सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब के कानून का एहतराम करते हुए दुआ ज़हरा को अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त देगी और सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड नहीं करेगी। देखें, ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रहे हैं या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बात है, क्योंकि दोनों अदालतों, मुअज़्ज़ज़ अदालतें बच्ची को अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे चुकी हैं। फिर एक मैजिस्ट्रेट की कोर्ट भी इसमें स्टेटमेंट हो चुकी है। तीन मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ अदालतों में बच्ची की स्टेटमेंट हो चुकी है। दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि एक मुअज़्ज़ज़ सिंध हाई कोर्ट इस पे अपने ऑर्डर के ज़रिए मेडिकल करवा चुकी है और उस मेडिकल में बच्ची की उम्र 17 साल आ चुकी है। ये मैं इससे भी ज़्यादा कम उम्र बच्ची का एक केस आपको पेश करता हूँ। ये देखें आप, इस केस में ये लाहौर हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई थी। बच्ची की उम्र मेडिकल के बाद पता चला कि 14-15 साल है, लेकिन चूंकि बच्ची बलूगत की उम्र हासिल कर चुकी थी तो लाहौर हाई कोर्ट ने बच्ची के हक में फैसला दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का ये फैसला है और ये छपा है PLD 2021 लाहौर पेज 21 पे। ये आप स्क्रीन पे चलाएं और दिखाएं लोगों को कि ये फैसले हैं मुअज़्ज़ज़ अदालतों के। अच्छा सर, मुझे प्लीज़ ये भी बताएँ कि जिसका जो दिल चाह रहा है वो सोशल मीडिया पर आकर हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया के बारे में और इस तरह के फ़ैसलों के बारे में अपने नैरेटिव शेयर करना, ओपिनियन देना एक अलग बात है। वो अजीब किस्म की जिसे कहते हैं ना कि तनकीद कर रहा है और वो भी बिना किसी सबूत के। तो इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं या जो सोशल मीडिया पर आकर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनके बारे में कानून क्या कहता है? मैं देख रहा था कि यूट्यूब पर बहुत लोग अदालतों के फैसलों के बरअक्स ऐसी वीडियोस बना रहे हैं और ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो बज़ाहिर तौहीन अदालत लगती है। मैं सोच रहा हूँ कि ये किसी न किसी तरह अदालत के नोटिस में ये बात दी जानी चाहिए कि अदालतों के फैसलों का यहाँ यूट्यूबर्स अपने चंद 100 व्यूज़ बढ़ाने के लिए मजाक उड़ा रहे हैं और मिसलीडिंग और स्पैम वीडियोस बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा सर, लोग देखिए निकाहनामे को चैलेंज करने की बातें कर रहे हैं। कोई टैक्सी ड्राइवर की बात कर रहा है, कोई वहाँ वहाँ की बात कर रहा है, कोई यहाँ की बात कर रहा है। हालाँकि जब लड़की और लड़का खुद कह रहे हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, लड़की कह रही है कि मैं खुद वहाँ से आई हूँ। और सबसे बढ़कर ये कि उस टैक्सी ड्राइवर को तो उस वक़्त इंटेरोगेट किया जाए ना जब वो खुदा ना ख़ास्ता कोई क्राइम करे या लड़की के साथ रास्ते में कोई हादसा हो जाए। वो तो एक पैसेंजर के तौर पे उसको लेकर आया। तो जो निकाहनामे को चैलेंज करने की बातें करते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती। वही बात है ना कि आलिम की जाहिल के साथ कोई बहस ही नहीं होती, ऐसे लोगों को आप समझा नहीं पाते। तो आप तो क्योंकि प्रोफेशनली इस चीज़ को रोज़ाना कोर्ट्स में देखते हैं, आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प जजमेंट का हवाला देता हूँ। इसी लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, PLD 2009 लाहौर 546।
اس میں نکاح نامہ کو چیلنج کیا گیا تھا اور نکاح نامہ بظاہر مشکوک لگ رہا تھا، ایسے ہی جیسے یہ لوگ ظہیر اور دعا کے نکاح نامہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے اس میں فیصلہ دیا کہ کسی تیسرے بندے کو نکاح نامے کو چیلنج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ جب میاں بیوی اس نکاح نامہ کے مندرجات کو درست تسلیم کر رہے ہیں تو کسی تیسرے بندے کو اس کا اختیار ہی نہیں دیا جانا چاہیے، اور انہوں نے ان کی پٹیشن ڈسمس کر دی تھی۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا، کیونکہ ایک نیوٹرل بندے کی رائے شامل کرنا جو ہے وہ اس کیس میں بہت بہت ضروری تھا۔ جی تو جناب، آپ لوگوں نے دیکھ لیا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، دعا زہرا کے والدین، ان کا پورا حق ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں، وہ جا چکے ہیں، سماعت جو ہے وہ اگلے ہفتے ہوگی، اور اس درخواست کا متن کیا تھا، درخواست میں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں، کس طرح سے میڈیکل رپورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی ہے، کس طرح سے ان کے فیصلے کو نامنظور کہا گیا ہے، یہ سب ان کا حق ہے۔ اور آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ آج جو ایک نیوٹرل ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے اپنی اس حوالے سے کیا رائے دی، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان میں اس طرح کی شادیاں ہو رہی تھیں، ہو رہی ہیں، اور شاید آگے بھی ہوتی رہیں گی۔ یا تو آپ لا کو چینج کرنے کی بات کریں، یا پھر آپ خدا نخواستہ پسند کی سمپل لو میرج کو ایک گینگ کا نام ہرگز مت دیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ابھی تک جو مہدی کاظمی صاحب اپنے ویڈیو میں میرے نام ایک پیغام جاری کر چکے ہیں، جس میں وہ یہ بات مان بھی چکے ہیں اب کہ 1% بھی چلے، اگر انہوں نے چانس دیا اس بات کو کہ یہ لو میرج ہو سکتی ہے، اس سے پہلے تک وہ نہیں مان رہے تھے، تو ان کا شکریہ کہ وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ان کو پرسنلی بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سینڈ کی ہیں۔ آئی ہوپ کہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے، اور جو یوٹیوبرز ان کو کال کر کے لائن پہ لیتے تھے، اور جس طرح سے اب انہوں نے ان کو اپنا نیریٹو دینا بند کیا ہے، تو تھینک گاڈ کہ انہیں اس چیز کا حقیقت کا ادراک ہو رہا ہے۔ اس طرح کی بھی جائز فیور وہ ہم سے چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے حاضر ہیں، ان کے لیے جو کچھ کر سکیں ہم کریں گے۔ لیکن میں پھر آخر میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک سمپل لو میرج کیس ہے، جو کہ دو گھروں پہ محیط ہے، دو گھروں کی لڑائی ہے، جس کو ایک گینگ، این جی او اور اس طرح کے نام دے کر یوٹیوبر صرف ویوز حاصل کر رہے ہیں، صرف پیسے حاصل کر رہے ہیں، اور بلا وجہ جو ہے نا دہی کی لسی بنائے چلے جا رہے ہیں، یا پھر ایک چوئنگم جو ہے وہ چبائے چلے جا رہے ہیں، جو چوئنگم ایسی چوئنگم ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ حقیقت جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، اور اب مزید بھی آتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ آئے، کیونکہ جب فیصلہ آئے گا تو پھر ہم آپ سے فائنلی اس پہ بات کریں گے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔